अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ और एक नए अज़्म के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जनाब आपका जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जनाब इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि अगर आप एक खुद खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं। ये आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि खुशी पर सिर्फ आपका अपना काबू होता है। क्योंकि खुशी इंसान के दिल के अंदर से पैदा होती है और बाहर की दुनिया से चुराई नहीं जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि जनाब हम सब लोग जब भी खुशी की तलाश के लिए निकलते हैं ना, तो ज़माने में खामियां ढूंढना सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। हमें अक्सर दूसरे ही गलत नज़र आते हैं, जबकि हमारा अपनी शख्सियत पर ध्यान नहीं जाता है। और हकीकत भी यही है। आप देखेंगे कि अगर हम सिर्फ ख़ुद को तब्दील कर लेना तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं ना जो ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ुद को तब्दील करने की हमारी छोटी सी सोच हमारी ज़िंदगी को कामयाब बना सकती है। और रूमी भी इस मुतालिक यही कहा करते थे कि जब मैं शऊर नहीं रखता था ना, तो मेरी ये कोशिश थी कि जनाब सारी दुनिया को तब्दील कर दूँ। लेकिन जब मैंने दुनिया फिरी, एक्सप्लोर किया, ज़माने का इल्म हासिल किया, तो मैंने ये सीखा कि सिर्फ ख़ुद को तब्दील करना काफ़ी होगा। क्योंकि एक शख्स की दुनिया उसी वक्त तब्दील होना शुरू हो जाती है जब वो ख़ुद को तब्दील करने का आगाज़ करता है, जब वो ख़ुद को तब्दील करने का आदा करता है, जब वो ये समझ लेता है कि हाँ, सबसे पहले मेरी अपनी शख्सियत को, मेरी अपनी ज़ात को तब्दील होना लाज़िम है। तभी हम दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। हम दुनिया को तब्दील करने की सोच पहले रखते हैं, ये सोच हमारी बाद में आनी चाहिए। पहले सोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमने ख़ुद को किस तरह तब्दील करना है। अपने अंदर जो छोटी छोटी खामियां हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको हमने किस तरह एड्रेस करना है, उनको किस तरह हमने जनाब हल करने की कोशिश करनी है। ऐसा कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसके अंदर खामियां मौजूद नहीं होंगी, जिसके अंदर गलतियाँ, जिसने कभी गलती नहीं की होगी, जिससे कभी गलती सरजद भी नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई क्लेम भी करे तो वो मानने में आता है। तो हर किसी में कोई ना कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी खामी भी मौजूद होती है। तो आपने सिर्फ उस खामी को पहचानना है, ख़ुद की शख्सियत के बारे में जानना है। जब आप ख़ुद को जान लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है। जब तक आप अपनी दुनिया को नहीं संवार सकते, अपनी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपनी दुनिया को जान नहीं सकते हैं, तो जनाब आप बाकी दुनिया को किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह जो है तब्दील करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांकने की, अपनी दुनिया को देखने की बेहद ज़रूरत है हमें। फिर हम दूसरों को कह सकते हैं कि आप अपनी दुनिया ठीक करें, आप अपने जो अतवार हैं वो ठीक करें। तो ये चीज़ें ना कह ले कि वाइस वर्सा होती हैं। तो जब तक आप ख़ुद को ठीक नहीं करेंगे तब तक दुनिया ठीक नहीं हो सकती है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई ना कोई चीज़ आप को जो है ना वो आगे लेकर जाने में मददगार साबित होगी। तो हम भी आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और जनाब जहाँ पर हम लोग बाकी ग़िज़ाओं का ख्याल रखते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस महंगाई में आपने अपनी सेहत में और अपनी ग़िज़ा में थोड़ा सा इजाफ़ा करना है। आई नो कि फल हमारी जेब पर बहुत ज़्यादा भारी आजकल पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मौसमी फल होते हैं ना, इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। तो इससे पहले जिस तरह हमने आम पर बात की, हमने बाकी सीजनल फ्रूट्स पर बात की है, तो आजकल जो है अंगूर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। तो अंगूरों की बहुत सारी इकसाम हैं, उनके हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंगूर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, कौन से ऐसे वाइटामिन्स हैं, कौन सी ऐसे मिनरल्स उसमें मौजूद हैं, कौन सी एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये आज सारी अफादियत है ना जो अंगूर की, वो हम आज जानेंगे कि हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं और कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए, किन लोगों को नहीं खाने चाहिए, किन लोगों को खाने चाहिए। तो इन स्टूडियोज़ में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयशा मसूद मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। तो आयशा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सीजनल फ्रूट्स खाना कितना ज़रूरी है? और दूसरा, अंगूर आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हो चुके हैं, तो अंगूर की क्या अफादियत है, क्या क्या चीज़ें उसमें छुपी हुई हैं जिसे हम नहीं जानते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल सीजनल फ्रूट्स इटसेल्फ इट सेज कि हर सीज़न के हिसाब से अल्लाह ताला ने उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं, तो हमें उस मौसम के हिसाब से जितनी भी इम्यूनिटी चाहिए होती है, जैसे सर्दियों के फ्रूट्स होते हैं, गर्मियों के फ्रूट्स होते हैं, गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें उससे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। तो हर सीज़न के हिसाब से उसके जो फ्रूट्स हैं, उसके जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो अपनी उतनी ही फ़ायदेमंद होती है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस सीज़न में। सेकेंडली योर टॉपिक इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव और काफ़ी वैल्यूबल टॉपिक है, और अंगूर के बारे में डेफिनेटली हमारे एक तो मुल्क में काफ़ी अच्छी मकदार में जो है वो हर जगह हर इलाकों में अवेलेबल है, नॉट लाइक कि जस्ट सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है या इस तरह से मैदानी इलाकों में कम है, तो हम हर लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि इसकी अफादियत क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक्स पे बात कर लेते हैं कि इसकी वाटर कंटेंट क्या है और इसकी कैलोरीज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर कंटेंट की। सिंस गर्मियों में हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसमें 82% पानी होता है। ओह वाओ। सो देन हम इसमें बात करते हैं फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसमें होता ये है कि जितनी भी हमें स्वेटिंग होती है तो उससे हमारी बॉडी से जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो रिमूव होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास पोटेशियम आ जाएगा, हमारे पास और डिफरेंट जो है विटामिन्स मिनरल्स आ जाएंगे जो हम अंगूर खा के इससे पूरा कर सकते हैं। देन इसमें आपके पास विटामिन ए आ जाएगा। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली मैं इसमें कैलोरीज की बात करूँगी बिकॉज सिंस वी आर गेटिंग क्वाइट कैलोरी कॉन्शियस, और ये बहुत एक अच्छी बात है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी खाना ले रहे हैं उसमें कैलोरी कितनी है। तो एक ये बहुत आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत एक अच्छी बात मुझे सूटेबल लग रही है लोगों को देख के कि इसमें इतनी कैलोरीज नहीं है, तो इसको इसमें इतनी कैलोरीज नहीं है। ये हाफ कप हम ले सकते हैं और हाफ कप हम डेली यूज कर सकते हैं। हाफ कप में आपके पास ऑलमोस्ट दो छोटे आपके पास गुच्छे आ सकते हैं। छोटे छोटे जो स्मॉल ग्रेप्स होते हैं जिसकी हम बात करें तो उसके अंदर आपके पास ऑलमोस्ट हाफ कप में अराउंड 100 के कैलोरीज आ जाती हैं, कैलोरीज आ जाती हैं। स्पेसिफिकली इसमें अगर हम विटामिन्स मिनरल्स की बात करें तो विटामिन ए इसमें बहुत अच्छे मकदार में मौजूद है, सिंस इसके कलर्स डिफरेंट इसमें पर्पल, ग्रीन और डिफरेंट कलर्स में होता है। तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा ऑलमोस्ट बीटा कैरोटीन इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इसमें हमें हेल्पफुल कह सकते हैं। बीटा कैरोटीन विटामिन के को ही बोलेंगे, ए को बोलते हैं और इसमें विटामिन के भी मौजूद है। विटामिन के भी मौजूद है। अच्छा, विटामिन ए की बहुत सी आगे जैसे कैटेगरीज आ जाती हैं, उसके अंदर जो है बीटा कैरोटीन भी आता है। तो बीटा कैरोटीन जो है ये विटामिन ए के अंदर मौजूद है। देन इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, पोटेशियम इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, और ये जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो इसकी इकसाम है, जिस तरह हमें पर्पल अंगूर भी मिलते हैं, ग्रीन भी हैं, कुछ वाइटिश अंगूर भी होते हैं, तो इनकी मुख्तलिफ इकसाम है, तो इनमें क्या मुख्तलिफ विटामिन्स या मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे या एक ही न्यूट्रिएंट्स हैं तीनों में? इसमें बात यह है कि मुख्तलिफ इतने एज सच इसमें वैरायटी नहीं आती मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन इसमें जैसे बीटा कैरोटीन है, ठीक है, ये हमें विटामिन ए से मतलब उसकी की ही एक कैटेगरी में आता है, और बीटा कैरोटीन की वजह से इसमें हमारे पास कलर डिफरेंशिएशन आती है। इसकी वजह से कलर्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट कलर्स में लाइक ग्रीन, पर्पल, रेड में आते हैं। बट अगेन जो है इसमें एक रेड कलर के जो ग्रेप्स हैं वो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे उसमें साबित हो सकते हैं। अच्छा जी। तो इसमें बीज वाले भी होते हैं और बगैर बीज के भी होते हैं, तो कौन से ज़्यादा सूटेबल हैं और इनसे भी कोई फ़र्क पड़ता है, बीज वाले और बगैर बीज वाले? एग्जैक्टली इससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बीज वाली और बगैर बीज वाली से पहले मैं कैटेगरी में एक बात करूँगी कि अंगूरों को यूजुअली कहा जाता है कि ये गर्म तासीर इसकी होती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। बहुत ज़्यादा तो वैसे कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन अंगूर को एक स्पेसिफिक मकदार में ही हम खा सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास गर्म या ठंडे की इसमें कोई इसका कंसेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि ये न्यूट्रल फूड है जो ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी में लेते हैं।
सेकेंडली आपने बात की है कि बीज और बगैर बीज के, तो जो बगैर बीज के होते हैं वो ज़्यादा गर्म तासीर के, काइंड ऑफ गर्म तासीर के आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बगैर बीज के होते हैं। और जो बीज के साथ होते हैं उससे हम ग्रेप सीड ऑयल जो है वो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट न्यूट्रिशियस। वो हम स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्कैल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन हम उसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुकिंग फॉर्म में। अच्छा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं और दूसरा वो हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, हमारी स्किन, हमारी बालों के लिए कितने अच्छे हैं वो? अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स की आपने बात की, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। पॉलीफेनॉल्स हैं, पॉलीफेनॉल्स के आगे 2 कैटेगरीज आती हैं बेसिकली, उसमें एक आता है रेस्वेराट्रॉल और एक फ्लेवोनॉल्स। और जो रेस्वेराट्रॉल है ये ग्रेप्स में अगर हम इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो ये इट्स अ बेस्ट काइंड ऑफ ये से एंटीऑक्सीडेंट। तो बहुत सी बीमारियों के लिए यूज़ हो सकता है ये। हमारे पास कैंसर जो है, जिन लोगों को कैंसर होता है उनको हम ये रेस्वेराट्रॉल दे सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है बेसिकली। और सेकेंडली हमारे पास जो है कैटरेक्ट, जो मोतिया होता है आँखों में, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें विटामिन ए भी होता है और इसमें रेस्वेराट्रॉल भी है, तो ये दोनों मिलके हमारे पास जो है एक तो इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करते हैं और सेकेंडली एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेटाबॉलिकल जो डिजीज़ेस हमारे पास आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। और सिंस इसके अंदर एक हाई फाइबर इस तरह से होता है कि एक अंगूर का दाना होता है, उसकी पूरी स्किन उसके अराउंड मौजूद होती है, तो उसमें हमारे पास हाई फाइबर भी आ जाता है। तो वो आपकी गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। एग्जैक्टली, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और साथ साथ में इसमें अभी हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें साथ साथ मैं ये चाहूँगी कि हमारे पास जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और जो खास तौर पर डायबिटिक कम्युनिटी है, और सिंस ये सीजनल फ्रूट है तो हर बंदा चाहता है कि थोड़ा बहुत खाए, और वो थोड़ा बहुत करते करते वो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले लेते हैं। तो इसमें होता ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम हमारे पास एक लिस्ट होती है, फूड लिस्ट होती है, GI इंडेक्स की, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसमें जो 50 से लो होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, उसमें जो 50 से लो होते हैं वो हम इजीली खा सकते हैं। ठीक है। ग्रेप्स की जो रेंज है ये 53 है। तो 53 में हम ये कर सकते हैं कि हम हाफ कप ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये कैलोरीज इसकी 100 हो जाती हैं, लेकिन इसको हमने ऐसा स्नैक लेना है। लाइक हम मिड मॉर्निंग टाइम पे ले सकते हैं, जो 10 से 11 बजे का टाइम है ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का, और एक जो इवनिंग स्नैक का टाइम होता है, लाइक 4 से 5 बजे का टाइम होता है। अच्छा, दूसरा मैं इसकी एक और टाइमिंग भी इसकी एक बता देती हूँ कि इसके अंदर एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। वो हम बेसिकली उन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, और बहुत से पेशेंट्स ऐसे होती हैं जो डिफरेंट सोचें उनकी रात को आ रही होती हैं, उनसे सोया नहीं जाता है समथिंग। आजकल तो हर किसी का मसला है कि नींद सही नहीं आ रही है, प्रॉपर नींद नहीं आती है, रात को दिमाग चल रहा होता है, आंखें बंद होती है, तो उनके लिए अच्छा है ये। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा नींद का मसला है तो इसको एज अ बेड टाइम स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेलाटोनिन है, और आपको सूदिंगली जो है ना एक इफ़ेक्ट देगा, तो इट विल हेल्प यू इन स्लीपिंग। मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छा है। वेट कम करने के लिए भी ये कारआमद साबित हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है। वेट कम करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि इस चीज़ से वेट कम होगा, बट हम सारी चीज़ें जो हैं बाकी का जो खाने हैं उसमें हम एतदाल नहीं रखते हैं, तो उसको भी हम साथ साथ यूज़ करते हैं। बट हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक चीज़ ले रहे हैं तो उससे हमारा वेट लूज़ होगा। ठीक है। तो बाकी डाइट भी मॉडरेशन में रखते हुए हम अगर ग्रेप्स लेते हैं तो उसको हम एज अ स्नैक टाइम ले सकते हैं। और सिंस इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है इसका बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टीज़, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम इसको काउंट करें तो वेट लॉस ये कर सकता है। ठीक है। बट
इसको हमने मॉडरेशन में यूज़ मॉडरेशन में रह के, मतलब ये हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप मॉडरेशन में रह के इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये तो अंगूरों की बात होगी, किशमिश भी लोग खाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बहुत से लोग वैसे भी खाते हैं, कुछ लोग रात को उसको भिगो के पानी में फिर सुबह इसका इस्तेमाल करते हैं। किशमिश कितनी अच्छी है हमारे लिए, मतलब वो ड्राई फॉर्म में हमें मिल रही होती है, अंगूर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और वो हमारी स्किन के लिए ख़ास तौर पर कितनी अच्छी होती है। मतलब मैंने बहुत से ऐसे पठान लोगों से सुना है जो किशमिश खाते हैं, वो कहते हैं हमारी स्किन बड़ी अच्छी रहती है उससे। अच्छा, पठानों का देखें ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा रीजन उनके रीजन से डिफरेंट है। वो हिली एरिया है उनका, हमारा प्लेन एरिया है, तो डिफरेंस काफ़ी आ जाता है उसमें। उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। सेकेंडली इसमें यह है कि ग्लोइंग स्किन के लिए ग्रेप्स और किशमिश और जो मुनक्का है और जो इसकी फॉर्म है, वो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट इसमें कंसनट्रेटेड फॉर्म में शुगर आ जाती है, सिंस इसका जो वाटर कंटेंट है वो सारा रिमूव हो जाता है। 82% वाटर इसमें ऑलमोस्ट सारा रिमूव हो जाता है। तो जो इसमें डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो नहीं इसको ले सकते, किशमिश को नहीं ले सकते। लेकिन जो आपकी जैसे पानी में भिगो के हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम इजीली उसमें एक अच्छा एक इसका इम्पैक्ट है कि पानी में भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाते हैं। पर इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के लिए भिगोएं या ओवरनाइट भिगो के रखें, तो वो एक काफ़ी उसका एक अच्छा न्यूट्रिशियस इफेक्ट इसमें हो सकता है। मतलब अगर आप अंगूर नहीं खा रहे हैं तो आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट लाइक कि हम सिर्फ किशमिश ही ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के एक ये होता है कि अगर किशमिश में बेसिकली हमारे पास शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं तो डायरिया भी हो सकता है। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, और सिंस इसमें तो है ही कंसनट्रेटेड शुगर, तो इसकी कम अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन सीजनल बेस पे लाइक सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें भी हम कुछ 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो खाने का होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, एतदाल में रह के बैलेंस डाइट का ख्याल रखना है ख़ास तौर पर, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ पता चलती है ना कि हमारी सेहत के लिए अच्छी है, तो हम उसका एक्सेस जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं, मिस यूज़ उसको करना शुरू हो जाते हैं और फिर वो फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान दे रही होती है। हर चीज़ को मॉडरेशन में यूज़ करें और सीजनल फ्रूट्स यूज़ करें। आते सीज़न का जो फल है और जाते सीज़न का फल है वो यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें इतनी अमाउंट में, इतनी बेस्ट अमाउंट में न्यूट्रिशियस उसकी वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, ये हमारी सेहत के लिए भी तो अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ जो मैं पढ़ी थी तो ये हमारे दिमाग के लिए अंगूर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि हमारी याददाश्त जो है, मेमोरी को बेहतर करता है ये। जी, ये इस तरह से बेहतर करते हैं सिंस इसका जो मैंने एक आपको कंटेंट बताया है रेस्वेरेट्रॉल है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये अगर हम लेते हैं तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि बॉडी से फ्री रेडिकल्स रिमूव करते हैं। तो बॉडी से जितना भी स्ट्रेस है वो बेसिकली हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू रिमूव करते हैं। उसमें होता ये है कि जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो ब्रेन में जाके हमारे उसकी जो सेल्स की, जो ब्रेन के सेल्स हैं, उसको हम उसकी रेस्वेरेट्रॉल के थ्रू उसकी डीजनरेशन जो है वो स्लो कर सकते हैं। तो सिंस एज बाय एज जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, उस तरह से बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रोसेस स्लो होता रहता है। तो ब्रेन जो है उसका भी डेफिनेटली प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहता है। तो उसको हम जल्दी ब्रेन का प्रोसेस स्लो ना हो, हमारी याददाश्त अच्छी रहे, तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये जो आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही देगा, लेकिन एतदाल में रह के खाना है। ठीक है जी, हमारे साथ आयशा मसूद मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन है। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और अंगूरों के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, अंगूर चाहे मीठे हो फिर चाहे अंगूर खट्टे हो, लेकिन आपने खाने ज़रूर है, लेकिन एतदाल में रह के खाने हैं ताकि आपकी सेहत पर उसके फ़ायदे हों, ना कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। तो यहीं पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस सेगमेंट में हम एक बड़े ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं और जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, और उसे कहा जाता है माइग्रेन, जिसे लोग आम सर दर्द समझते हैं। दरअसल ये आधे सर का दर्द होता है और एक हालिया रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक हर 10 में से एक औरत को ये दर्द लाहक होता है। और माइग्रेन आम सर दर्द नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसी कैफियत है जिससे इंसान की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को
कै होती है, वॉमिटिंग होती है, मतली सी कैफियत होना शुरू हो जाती है। और कई लोग जो है ना माइग्रेन की संगीनी को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो समझते ही नहीं है इसकी स्वेरिटी को, डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसके प्रोलॉन्ग जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भुगतना पड़ते हैं। और माइग्रेन को सिर्फ दर्द समझना अब पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि जहां आम तौर पर सर दर्द को बर्दाश्त किया जा सकता है ना, वहीं ये बहुत शदीद होता है और बाज़ औक़ात आपको शदीद कमज़ोरी का शिकार भी कर देता है। तो इस बीमारी की कोई ख़त्मी वजह अब तक हमारे सामने नहीं आ सकी है, ना ही रिसर्च में पता चला है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब इसका इलाज भी शायद नहीं है, प्रॉपर इलाज नहीं है। तो आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये दर्द है क्या, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसकी इकसाम क्या हो सकती हैं और इसका क्या इलाज वाकई ही मुमकिन नहीं है या अब इसका इलाज आ चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर अली असद खान मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो माइग्रेन पे तो बात करेंगे, लेकिन आजकल सर दर्द का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर कोई यही शिकायत करता है कि हमें सर दर्द है, हमें समझ नहीं आ रही क्या वजह है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है, समझ नहीं आ रही, बस सर दर्द है। तो सर दर्द क्यों है और दूसरी इसकी इकसाम कितनी हो सकती है? देखिए, सर दर्द जो है उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और आम तौर पे हमारे लोगों का ख्याल ये होता है कि सर में दर्द हो रहा है तो बस सर में दर्द है। हाँ। वो इस बात को नहीं समझते कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और उन वजूहात के मुताबिक ही इसका इलाज किया जाना चाहिए। आम तौर पर लोगों का ख्याल होता है कि सर का दर्द है तो दर्द की ये जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, शेर मार का या तलवार वाली गोली, ऐसी कोई गोली हम इस्तेमाल कर लेंगे, सर का दर्द ठीक हो जाएगा और उसके बाद बस हम ठीक हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर जो हम चीज़ें देखते हैं उसमें लोग शिकायत करते हैं कि नींद की कमी की वजह से नींद पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से सर में दर्द हो गया। मेन आजकल जो उसकी रीज़न्स हैं, लोग नेटफ्लिक्स पे सीजन्स या आपके ड्रामास बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा यंग जो लोग हैं हमारे, उनमें बाज़ दफ़ा स्टडीज़ का बर्डन या स्क्रीन टाइम जिस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी सर में दर्द आने लगता है। एट द सेम टाइम जो बात आपने की माइग्रेन की, कि माइग्रेन जो है वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने में आता है। यस, इस बारे में कोई शक नहीं है, अलबत्ता वी सी सिमिलर अमाउंट ऑफ केसेस अमंग मेल्स एज वेल, लेकिन यस आम तौर पर ख़वातीन इस बारे में ज़्यादा शिकायत करती हैं। और अच्छा, ये शिकायत क्यों करती हैं? मुझे ये बताइए कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं कि एक सर दर्द है और एक माइग्रेन का प्रॉब्लम है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, या फिर हम लोग इसको उसके अंदर ही वो समझना शुरू हो जाते हैं कि हमें सर दर्द नहीं है, ये हमें माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। आम तौर पर जो हमारे एक्सपीरियंस में इसकी एक मेजर वजह आप कह सकती हैं वो ये है कि लोगों का ख्याल ये है कि जो माइग्रेन है वो आधे सर का दर्द है। सो आपको अगर आधे सर में दर्द हो रहा है तो वो माइग्रेन है, और अगर आपको आधे सर में दर्द नहीं हो रहा तो वो माइग्रेन नहीं है। तो उसके लिए दे टेंड टू गो अहेड विद दोज ओवर द काउंटर पेन किलर्स। लेकिन जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन की अलामात में सर का दर्द आधे हिस्से में होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सर का दर्द आधे हिस्से से शुरू हो सकता है या किसी एक तरफ किसी भी हिस्से से शुरू होकर आधे सर में आ सकता है या पूरे सर में फैल सकता है। ये सर के अगले हिस्से में भी हो सकता है, सर के पिछले हिस्से में भी हो सकता है। तो वो जो एक कन्वेंशन सी एक है कि आधे सर में दर्द होगा तो ही माइग्रेन होगा, अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है। और इसी वजह से हमारे जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते कि सर का दर्द अगर फैल रहा है या पूरे सर में है या एक टिपिकल थ्रॉबिंग हेडेक है तो वो माइग्रेन हो सकता है। सो एक लैक ऑफ एजुकेशन आप कह लीजिए, अवेयरनेस कह लीजिए, ये भी एक मेजर रीज़न है कि लोग उस चीज़ को अर्ली स्पॉट नहीं कर पाते और वो ये नहीं जान पाते कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जाना है, मतलब अर्ली डायग्नोज नहीं कर पाते हैं ना कि हमें किस तरह का जो है सर दर्द हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ आधे सर का दर्द है तो तभी वो माइग्रेन हो सकता है, उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो सकती हैं माइग्रेन के प्रॉब्लम में, और वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पता चलेगा। अच्छा, दूसरा इसकी रीजंस क्या हो सकती है, रूट कॉज क्या है माइग्रेन की, कुछ पता चल पाया है? इसमें रिसर्च तो बहुत ज़्यादा हुई है, इस बारे में कोई शक नहीं है। और इसकी जो इसके बैक ऑफ द सीन अगर आप इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करें
तो दिस इज़ बेसिकली न्यूरोवेस्कुलर हेडेक। इसमें आपके नर्व्स, आपके आसाब और उसके साथ आपके ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो है, ये दोनों चीज़ें ही मिलके इस हेडेक को जनरेट करती हैं। सो ये जो इसके डुअल नेचर है उसकी वजह से इस हेडेक को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, और आम तौर पर चूँकि मल्टीफैक्टोरियल होता है, इसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं बेतहाशा, उन चीज़ों को चूँकि डील नहीं कर पाते बहुत सारे पेशेंट्स, तो ये एक परसेप्शन है कि जी माइग्रेन एक दफ़ा हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होगा। सही। जबकि ऐसा नहीं है। माइग्रेनस हेडेक्स जो हैं वो सेटल हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट कुछ अरसे के लिए या बहुत लंबे अरसे के लिए भी बिल्कुल ठीक रह सकता है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को माइग्रेन का मसला हो गया है तो उसके बाद वो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ताहयात वो इसी मसले में फंसा हुआ है कि मुझे माइग्रेन है। यस, इस बारे में कोई शक नहीं कि अगर आप ट्रिगर्स को सेटल नहीं करते, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो माइग्रेन अटैक्स की सूरत में, लोग माइग्रेन का अटैक हो गया, माइग्रेन अटैक्स की सूरत में आता है। और द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज़ कि जब माइग्रेन का अटैक होता है तो वो कुछ दिन तक रहता है। ये चीज़ कुछ मिनटों या कुछ घंटों तक नहीं होती। एट टाइम्स ये 3, 4, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता भी ले सकता है। अच्छा। और प्रोवाइडेड अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो उस सूरत में इट कैन बी वेरी बैड। और इसमें स्वेरिटी की जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है? मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब उनको माइग्रेन का अटैक हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्वेर होता है कि आप यकीन माने कि वो बैठ भी नहीं सक रहे होते हैं, कि वो बोल भी नहीं सक रहे होते हैं, इतनी शिद्दत का वो अटैक होता है। माइग्रेन की सेवेरिटी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अच्छा। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत हल्के दर्जे के सर दर्द की शिकायत करते हैं, और बाज़ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, और उसी में जैसे आपने कहा कि उनके लिए अपनी जो डेली लाइफ है, उनके जो फंक्शंस हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसमें सेवेरिटी जो है वो सब्जेक्टिव है। आप उस चीज़ को गेज नहीं कर सकते। पेशेंट अगर आपसे ये कह रहा है कि मुझे शदीद दर्द है, तो आपको उसकी बात सुनना पड़ेगी, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, और अकॉर्डिंगली आप उसे ट्रीट भी करेंगे। अलबत्ता ये है कि विद ट्रीटमेंट्स इसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा। चाहे वो कितनी ही सेवेरिटी का क्यों ना हो। और अटैक जितना सीवियर होगा उतना ही उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा सेटल डाउन होने में। फिर एक बात ये होती है कि जब माइग्रेन का अटैक हो रहा होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होती हैं। अगर पेशेंट अर्ली साइंस तो अर्ली साइंस को अगर आप पिक कर लेते हैं, आप टाइमली डॉक्टर से रब्ता कर लेते हैं और वो आपको ट्रीटमेंट इनिशिएट कर देते हैं, तो उस अटैक को उतनी ही जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, वो उतनी जल्दी कर्टेल हो जाएगा। मतलब स्वेरिटी में जाने से पहले उसे रोका जा सकता है। तो क्या वो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? कुछ की बात तो आपने पहले ही कर दी थी। आमतौर पर इसके जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट हल्के हल्के सर दर्द की शिकायत कर रहे, तो उसके साथ बाज़ दफ़ा नज़र में धुंधलाहट की शिकायत होती है, कान में आवाज़ जो है वो कम सुनाई देने लगती है। ये जो धुंधलाहट की बात हम कर रहे हैं ये किसी एक तरफ हो सकता है, अगर हेडेक जो है वो प्रेसिपिटेटेड है सर के एक हिस्से में, और ये आपका जनरल सा ब्लरिंग भी आ सकती है। इसके साथ मतली महसूस होती है, बाज़ दफ़ा पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, सीने में दर्द की शिकायत करते हैं, जॉ पेन्स, शोल्डर, ये सारी चीज़ें स्टिफ हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा पेशेंट सिर्फ ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जब अटैक स्टार्ट होता है ना तो हमारे कंधे अकड़ जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, और फिर ऐसा ऐसा सर दर्द आके प्रेसिपिटेट करके रुक जाता है, और फिर उसके मुताबिक उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो अगर आप इन अर्ली सिम्टम्स को जानते हैं, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये माइग्रेन का अटैक हो रहा है, और आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करते हैं, और वो आपको अटैक्स के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन होती है, अगर वो आपको स्टार्ट कर देते हैं तो उस सूरत में ये अटैक्स पीक पर जाने की बजाय पहले भी रुक सकते हैं। अलबत्ता ये जो मेडिसिन होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप किसी भी नुस्खे पर जो है ना वो अमल नहीं कर सकते, जो इधर उधर से हमें मशवरे मिल रहे होते हैं। सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करनी है इन तमाम तर कंडीशंस में। अच्छा, दूसरा जिस तरह आपने बोला है कि ये ट्रिगर हो सकता है, किन चीज़ों की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है दर्द? ये सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है माइग्रेन के हवाले से वो ट्रिगर्स का है, क्योंकि ट्रिगर्स अगेन जैसे हमने सेवेरिटी की बात की थी कि वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, इसी तरह कुछ जनरल ट्रिगर्स हैं जो कि यूनिवर्सल आपको मिल जाते हैं, बट देन देयर आर पेशेंट स्पेसिफिक ट्रिगर्स एज वेल। ठीक है। आम तौर पर जो कॉमन ट्रिगर्स हर पेशेंट को जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है, शोर, अच्छा, तेज़ रोशनी, या इवन अगर आप जैसे आपने जो फीमेल्स की बात की थी कि उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जब
गर्मी में धूप में शॉपिंग के लिए जाती हैं और सारा दिन मार्केट में फिरती हैं, तो शोर, रोशनी, ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। नींद की कमी के बारे में हमने पहले बात की। स्ट्रेस इज़ अ मेजर ट्रिगर विच इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ। आप किसी न किसी फॉर्म में हर वक्त किसी न किसी इशू को डील कर रहे होते हैं, तो दैट थिंग एट द स्पॉट या फिर इवन क्यूमुलेटिव स्ट्रेस जो है वो भी इस चीज़ को प्रेसिपिटेट कर सकता है। नींद की कमी से ये प्रॉब्लम होता है। डिप्रेसिव स्पेल्स अगर आपको आ रहे हैं, माइनर डिप्रेशन स्पेल्स, उसके साथ भी माइग्रेन अटैक्स आपके प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर पेशेंट से जब आप बात करते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि मुझे ये इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम उन स्पेसिफिक ट्रिगर्स की बात करें जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं, तो चॉकलेट से भी हो सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हैं। Exactly, हाँ। सो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करें, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल इस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है। बच्चे हमारे बेतहाशा चॉकलेट्स खाते हैं, तो आप यंग जनरेशन से अगर बात करें तो दे आर कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉट ऑफ हेडेक्स, ऑल्दो दैट थिंग इज़ अनडायग्नोज्ड कि आप किस कैटेगरी में उसे लेके जा सकते हैं। बट यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स अमंग द टीनेजर्स या जो आपके यंग अडल्ट्स हैं, उसके अलावा पर्टिकुलर फूड्स के साथ ट्रिगर हो सकता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस आई हैड अ पेशेंट जिसका हेडेक ट्रिगर होता था शुगर के साथ। मतलब चीनी खाते थे, मीठा खाते थे तो उनका ट्रिगर हो जाता था। यस, एंड दैट वाज कंफर्म्ड, एक्चुअली कंफर्म्ड। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चीनी दे के चेक किया और had a very bad headache. Oh my God! तो उन्होंने तो so you see there are so many different things कि आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये वेरी करेगा ना, वेरी करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है कि इन मतलब जो माइनर ट्रिगर्स हैं इनमें से कौन सी चीज़ उनके केस में वैलिड है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उनके हेडेक्स जो प्रेसिपिटेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं और उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो क्या एक तो मेडिसिन्स होगी ना कि ट्रिगर जब हो रहा है, आपको पता चल रहा है, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना है जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उस टाइम फौरी तौर पर वो क्या कर सकते हैं? मतलब अगर वो डॉक्टर से उस टाइम रुजू नहीं कर सकते हैं, कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए होते हैं, कोई सैर पे गए हुए होते हैं, तो उन्हें उस टाइम क्या करना चाहिए फौरी तौर पर कि किस तरह का माहौल वो उस टाइम ले सकते हैं? कोई बंद कमरे में चले जाएँ, कोई रोशनी से इज्तनाब करें, क्या करें फौरी तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी आपका ट्रिगर है आप उसे अवॉइड करें। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी नोज़ कि उन्हें धूप में जाने से, ज़्यादा रहने से होता है और ऐसी अगर कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो इट्स मच बेटर कि वो अपने एक्सपोजर को अवॉइड करें। ठीक है। वो वहाँ से उठ के किसी काम क्वाइट सीरीन सी प्लेस पर आके बैठ जाएँ, थोड़ी देर रेस्ट करें, लेट जाएँ, सो जाएँ। रेस्ट करने से ये चीज़ें कुछ हद तक बेहतर हो जाती हैं। उसके साथ जैसे हमने पर्टिकुलर ट्रिगर्स की बात की, जो पेशेंट स्पेसिफिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उस एक्सपोजर को लिमिट करें और कोशिश करें कि इवन इफ़ कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, फॉर एग्जांपल समबडी हैज़ अ ट्रिगर विद टी और कॉफ़ी और इवन चॉकलेट्स, और आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, तो उस वक्त आप उस टेम्पटेशन को अवॉइड करें। यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस, गिव योरसेल्फ सम टाइम। आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश थोड़ा डाइवर्ट करें अपने जहन को, एज मच एज यू ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ, सो उससे आपकी सवेरिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। जैसे आपने कहा जनरल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, सो उससे सवेरिटी में थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जब ये कंडीशन हो जाती है, जब हमें पता चल गया अब हम माइग्रेन के पेशेंट बन गए हैं, उसमें फिर किस तरह का एडवांस ट्रीटमेंट हो रहा है या सिर्फ मेडिकेशंस पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं? चूँकि ये डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल है, सो यू नीड टू सी अ डॉक्टर फर्स्ट, और डॉक्टर जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि यस द पेशेंट इज़ कैरिंग अ माइग्रेनस हेडेक, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है वो जनरल और स्पेसिफिक मेजर्स के साथ किया जाता है। जनरल मेजर्स वही हैं कि आप पेन किलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक और उसके ओवरऑल प्रोफाइल को देखते हुए एडवाइस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी पेन किलर खा लें। एंड देन उसके साथ कुछ माइग्रेन के हवाले से स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि माइग्रेन के अटैक के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। इन मेडिसिन के साथ जो अटैक की ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। अच्छा। और पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवरी की तरफ आता है, लेकिन ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं की जा सकती। अच्छा। आपको ड्यूरिंग द अटैक यूज़ करना होगी, और जैसे ही अटैक आपका सेटल डाउन करना शुरू होगा तो आपको ये मेडिसिन बंद करना होगी। इसमें सुमाट्रिप्टान्स वगैरह आ जाते हैं। जब ये मेडिसिन आप बंद कर देते हो तो इसके साथ ओवरलैप में वो मेडिसिन दी जा रही होती हैं जो कि आपके हेडेक्स को प्रिवेंट करेंगी।
आपके स्पेल्स को, आपके अटैक्स को आने ही नहीं देंगी। सो ये वो है जो कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेकर चलेंगे। इसमें आम तौर पर ड्यूरेशन के बारे में पेशेंट को बताना बहुत मुश्किल होता है कि ये ट्रीटमेंट कितना अर्सा चल सकता है। एट टाइम्स आपको फ्यू वीक्स के लिए पेशेंट को ट्रीट करना होता है, और जब हेडेक फ्री इंटरवल्स आ जाते हैं तो मेडिसिन कम कर दी जाती हैं, या यू कैन इवन स्टॉप दोज मेडिसिन। बट एट टाइम्स ये भी होता है कि आपको मंथ्स टू इवन ईयर्स भी आपको ये मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है। मेनली डिपेंड्स कि आपके जो बैक पे जो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आपका हेडेक आ रहा है, आप उन्हें किस हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो ये जो लॉन्ग टर्म में मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ये जो हम न्यूरोवेस्कुलर हेडेक्स की बात कर रहे थे, ये उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए होती है कि ना होगा, ना ही अटैक की तरफ बात जाएगी, ना ही उसे ट्रीट करना होगा। मतलब ये कितना मुश्किल कह लें कि एक बीमारी है, एक कंडीशन है, डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं कि कितना मुश्किल है कि जिस बंदे को हो रहा है तो वो किस मुश्किलात का सामना, वो कितना सफ़र कर रहा होगा, कि उसकी जो डेली लाइफ है वो कितनी इफ़ेक्ट होती होगी इन सारी चीज़ों से, कि वो कहीं पे भी बैठा है और अगर उसको ट्रिगर हो गया है तो वो उस टाइम उसके लिए कितना वो मुश्किल मरहला होगा कि उसने वहाँ पर बैठ के काम भी करना है और उसके बाद उसने अपनी कंडीशन को संभालना भी है। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हो सकती हैं, सेशन हो सकता है जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, कि आपने खासतौर पर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, इस चीज़ को लाइट नहीं लेना है। जो अर्ली स्टेजेस पे जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं जिस पर हमने बात की, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको दर्द किस वजह से हो रही है, तो इसके बारे में भी आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। आप खुद से डॉक्टर ना ही बने तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसकी मुझे बताइए, बहुत से लोग कहते हैं 8 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे, जिस तरह आपने भी डॉक्टर साहब बात की है कि चल सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन चल सकती है, लेकिन क्या ये एक ही कंडीशन में चलेगी या स्वेरिटी कम होती जाएगी? और अगर ये महीने में नहीं हुआ, हमें 2 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने में नहीं हुआ, तो ये दोबारा से ट्रिगर हो सकता है? जो ड्यूरिंग द अटैक जो हम सेवेरिटी की बात कर रहे हैं, इसका जो कोर्स है वो वेरी करता है। ठीक है, इट कैन बी अप एंड डाउन। पेशेंट कुछ देर के लिए बेहतर महसूस करेगा, देन देयर विल बी अनदर वेव ऑफ दैट हेडेक, या उसके साथ जो उसको नॉजिया फील हो रहा है, जो उसकी स्टिफनेस है वो बढ़ सकती है, थोड़ा रेस्ट करने से कुछ कम हो सकती है। तो जब एक दफ़ा अटैक प्रेसिपिटेट होता है और वो चल रहा होता है, तो उसमें चीज़ें एकदम से ठीक नहीं हो जाती। अच्छा, थोड़ा कम ज़्यादा चल रहा होता है, और इट कैन टेक फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज उस अटैक को सेटल डाउन होने में, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके साथ ले रहे हैं। अलबत्ता जो दूसरी तरफ जो आपने बात की है कि अगर एक पेशेंट है, उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और वो हेडेक फ्री इंटरवल में आ गया, उस सूरत में पहले तो उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। पेशेंट को है अभी भी रेगुलर फॉलोअप में रहना होगा, जहाँ ये वो स्टेप होता है जहाँ पे आम तौर पर पेशेंट समझते हैं कि हेडेक ठीक हो गया, बस नाउ वी कैन गो होम, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। लेकिन हमें उस पीरियड को में पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है। उनसे हम सिम्टम डायरी की बात करते हैं कि आप नोट करें वीक में या मंथ में आपको कितनी दफ़ा प्रॉब्लम हुआ, या आपको फील हो रहा था एंड देन इट सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, या जो मेडिसिन ले रहे थे उसके साथ किस तरह से आपकी फीलिंग्स थी, परसेप्शन थी, और उसके साथ हम उसे ऑब्जर्व करते जाते हैं। अगर पेशेंट हेडेक फ्री इंटरवल को मेंटेन कर रहा होता है तो फिर उसकी मेडिसिन को कम किया जाता है। ठीक है, ये टेपर ऑफ की जाती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बंद कर दें। अच्छा। अदरवाइज ये होता है कि हेडेक्स दोबारा से वापस आ सकते हैं, दोबारा प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, और आम तौर पर पेशेंट के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। उनको लगता है कि वो एक बीमारी से लड़के कामयाब होकर उठ खड़े हुए हैं और अब एक दफ़ा फिर से उन्हें प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे वो थोड़ा सा जो डिस्पेयर है, थोड़ी मायूसी आती है पेशेंट में कि मैं शायद इस बीमारी से ठीक ही नहीं हो सकता, या मैं हमेशा इसमें मुब्तला रहूँगा। और लाइक यू सेड ऑलरेडी के अटैक्स जो होते हैं वो इतने सीवियर होते हैं कि आपके जो एवरीडे लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते आप। तो ऐसे मौके पे पेशेंट के लिए उस चीज़ से निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो जो एक मोरल की हम बात करते हैं हमेशा, वो डाउन हो जाता है पेशेंट्स के लिए, एंड देन दे स्टार्ट टू बिलीव कि अच्छा अब इसके साथ ही चलने, तो वो अपने आप को रिकंडीशन कर लेते हैं कि ये रहेगा और हमने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और वो ट्रीटमेंट से मज़ीद दूर हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग डॉक्टर्स एडवाइस और उसके हवाले से कोई अगर इफ़ एनीथिंग नीड्स टू बी चेंज, तो वो ऐसा कुछ करने के बजाय वो उसी चीज़ के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा सर दर्द तो मुझे रहेगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से गुजारने की कोशिश तो मैं पेन किलर खा लूँगा और वो जो है ना ठीक हो जाएगा। मतलब टेम्परेरी तो वो हो जाता है थोड़ा बहुत। प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि जब आप ये पेन किलर्स ओवर द काउंटर यूज़ कर रहे होते हैं, खुद से ले रहे होते हैं, तो एट टाइम्स इनकी भी डिपेंडेंसी आ जाती है और ओवर यूज हेडेक होने लगता है कि आप ये ले रहे होते हैं,
सर दर्द हो रहा होता है, आप लेते जाते हैं, सर दर्द बढ़ता जाता है, और आप छोड़ते हैं तो सर दर्द वापस आता है। अच्छा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, और पेशेंट्स बाज़ दफ़ा आके ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द की गोली खाता था, पहले ठीक हो जाता था, अब खाता हूँ अब ठीक नहीं होता, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है ना। एक ये फिनोमेना है जिसमें डिपेंडेंसी भी आ जाती है, और उसके साथ ही एक विशियस साइकिल चल पड़ता है। सही, इसलिए कहा जाता है कि जनाब डॉक्टर से रजू किए बगैर कोई भी जो दवाई है वो नहीं खानी चाहिए, और लोगों के मशवरों पर नहीं चलना चाहिए जब तक डॉक्टर आपको मशवरा ना दे। डॉक्टर अली असद खान हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। माइग्रेन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, माइग्रेन की दर्द होती क्या है, किस तरह जनाब ये ट्रिगर हो सकती है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, इस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर से आप लोगों को जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं जनाब। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर के जो मसाइल हैं ना उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं, और शहर लाहौर में मौजूद सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। क्योंकि जनाब हर हुकूमत जब आती है ना तो दावे बहुत बड़े बड़े करती है, तालीम और सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह होती है, ऐसा हुकूमत कहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो इन्हीं दो इदारों के होते हैं। अस्पतालों के हवाले से अगर बात करें तो मरीज़ों को अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ता है, कभी डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, और अगर किसी का रेफरेंस नहीं है तो जनाब अमला आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। बदतमीज़ी के भी बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं, और बहुत से ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पर अमला अपनी जिम्मेदारी बाखूबी नहीं निभा रहा होता है। कल एक ऐसा ही वाकया हमारे सामने आया है कि गंगाराम हॉस्पिटल में जिंदा और मुर्दा बच्चा ही तब्दील कर दिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया क्या है कि गलती से मुर्दा बच्चे के ख़ानदान को जिंदा बच्चा थमा दिया गया था, और ये पहला केस नहीं है कि ऐसा मामला हुआ हो। इससे पहले भी बेतहाशा जो केसेस हैं वो हमारे सामने आए हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जनाब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था और वहाँ से बिजली गुल हो चुकी थी, और जिसकी वजह से मरीज़ों को ही नहीं बल्कि ऑपरेशन थिएटर्स में जो मौजूद डॉक्टर्स थे ना उन्हें भी मसले का सामना करना पड़ा है, उन्हें भी परेशानी हुई है। लेकिन इस पर काम नहीं किया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हमारे हॉस्पिटल्स की हालात देख लें, कभी बेड्स की कमी होती है, कभी अद्वियात की किल्लत हो जाती है, कभी डॉक्टर्स एहतजाज पर होते हैं, OPDs बंद होती है। तो ये कब तक यूं ही हालात चलते रहेंगे, कब तक जो है जनाब आवाज़ हम उठाते रहेंगे और हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं लेगी। तो आज हम इस पर बात करेंगे, हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, कि कोई उम्मीद जाहिर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, बेहतरीन। बिलाल, जब भी आपसे बात की है हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार पर बात की है, और कभी भी कोई अच्छी, मेरे ख्याल से कोई चीज़ हमें सुनने में नहीं आई है कि कोई नया इनिशिएटिव लिया गया हो, कोई हॉस्पिटल्स की तामीर का कोई प्रोजेक्ट हमारे सामने आया हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना हो इन लोगों ने। क्यों नहीं हालत ज़ार को बेहतर किया जा रहा है? और इस तरह की जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं हमारे सामने आते हैं, कभी ये बच्चा तब्दील हो जाता है, कल ही ये वाक़या हुआ है, फिर जो वो ऑपरेशन थिएटर वाला मामला था कि बिजली ही चली गई और ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है कि एक मरीज़ डेथ बेड पर मौजूद है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, बिजली नहीं है वहाँ पर। तो ये क्या मामलात हैं सारे? देखिए मुनीबा, वेरी अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स हैं, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स उतने ही हैं, हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल है वो ना होने के बराबर है, वहाँ पे काम नहीं किया जा रहा। डिस्पेंसरी हमारी वेली पड़ी हैं, उसके बजट खाए जा रहे हैं। सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो BHQ, रूरल हेल्थ सेंटर, DHQ, THQ है, उनको उस तरह अपडेट नहीं किया जा रहा। जितने भी हमारे साउथ पंजाब, उसके अलावा सुपर एरियाज़ के जो लोग हैं, कसूर, शेखुपुरा, वो सारा रुख करते हैं लाहौर का। तो लाहौर में आपको पता है इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो आबादी है तजावुज़ कर चुकी है। एक इम्पैक्ट है, एक प्रेशर है। उस इम्पैक्ट और प्रेशर की वजह से हो क्या रहा है कि सिस्टम एक चोक हो चुका है। अच्छा। हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन ये सर्विसेज हॉस्पिटल की हम बात कर लेते हैं, 1500 बेड्स का ये ऑलमोस्ट हॉस्पिटल है। ओके। और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर इंतहाई गंदा है। कल जब मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उनकी जानिब से दौरा किया और कहा यह गया कि मैं अपने दुश्मन को भी सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में इलाज मुआवजे और ऑपरेशन के लिए कभी ना भिजवाऊँ, अपने दुश्मन को भी। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ऑपरेशन थिएटर्स के क्या हालात हैं।
दुनिया में मॉड्यूलर जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसमें जो कि जरासीम से पाक होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उनका एयर होता है, बाहर से जो बैड एयर है जरासीम वाली वो नहीं आ सकती, अंदर की जो जरासीम वाली एयर है वो बाहर नहीं जा सकती, ताकि बाहर के जो अवाम है, जो लोग हैं वो मुतासिर ना हो। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जा रहे हैं। हमारे क्या है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, दीवारें हैं वहाँ पे जरासीम की बीमार है, कोई ऑपरेशन करवाता है तो उसको एंटीबायोटिक्स लिख दी जाती है, वो 7 दिन 14 दिन खानी पड़ती है ताकि उसमें पस ना पड़ जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। और अक्सर लोग 80 से 90% लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, तो एडवांस कंट्रीज़ में इस तरह की इन्फेक्शन या अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद आप हालात देख लें डॉक्टर्स के, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, WHO का स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं कि पर डे आपने 25 से 30 जो पेशेंट्स हैं ये चेक करने हैं। सम टाइम यहाँ पे एक डॉक्टर जो OPD में बैठा है वो कहता है हम 70 से 80 से 100 के करीब मतलब 100 एक नॉर्मल बात है पेशेंट्स को चेकअप करना। तो इस वजह से पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा लोड है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें जिस तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती, तो उसी की वजह से ये सारे जो है ना मामला होते हैं। अब देखें, अब जो कुछ दिन पहले जो वीडियो आई थी जिसमें वो डॉक्टर्स, एक ENT का डॉक्टर्स हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान चट्टा, वो उसमें बता रहा है कि यहाँ पे लाइट चली गई, फिर उसके बाद जो बैकअप पे मौजूद जनरेटर थे उसमें डीजल ख़त्म हो गया। अब आप ये देखें कि वहाँ पे उसने बड़ी वैलिड बात की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये बड़ी मतलब एक डेयर वाली बात थी, हर डॉक्टर नहीं कर सकता, उसकी जॉब भी जा सकती थी। और अब वो देखें कि जो पेशेंट 3 वहाँ पे पड़े हैं और सपोज़ 30 मिनट से वो कह रहा है कि लाइट नहीं आ रही, और आगे उन्होंने उसको वो दी एनेस्थीसिया दिया हुआ, उसको जगाना भी है, ऑपरेशन भी करने हैं। अब और आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर के जब ये टेम्परेचर जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसे ही है, ट्रू। तो मैंने इससे भी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ऑपरेशन थिएटर्स के दौरान डॉक्टर्स पेशेंट को हवा वाले हाथ से बना के, जो लिटरेचर होते हैं मेडिसिन के, उससे हवा दे रहे थे ताकि पेशेंट स्टेबल रहे। मतलब इतनी बॉडी से हीट उठ रही थी। तो उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस पे एक्शन हो गया। अच्छा। मोहसिन नकवी ने इस पे एक्शन ले लिया, निगरान वज़ीर आला पंजाब में प्रिंसिपल को ओहदे से हटा दिया, MS को ओहदे से हटा दिया। तो कल उनकी जानिब से फिर एक विज़िट किया गया, एक थोड़ाली 3 घंटे का उन्होंने विज़िट किया। उसमें फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे पानी खड़ा है, डेंगी जो पूरे लाहौर में इस वक्त चल रहा है कि डेंगी को पाक किया जाए, लार्वे को मारा जाए। वो सर्विस अस्पताल में एक नीचे बेसमेंट के अंदर पानी था, वहाँ पे लार्वा ही लार्वा था। ऑपरेशन थिएटर्स वहाँ के गंदे थे, बेड्स वहाँ फटे पुराने थे। कल फिर उन्होंने कहा जी हम तमाम जो बेड्स हैं ये चेंज करते हैं पंजाब के हॉस्पिटल्स के। तकरीबन 15,000 बेड्स का एस्टिमेट लगाया जो कि 2.5 अरब रुपये बनता है। तो बेडों के अंदर खटमल हैं, बेडों के अंदर जो और भी कोई बैक्टीरिया हैं। तो इसी तरह के जो लोग जाते हैं हॉस्पिटल में बड़ी मेजरेबल कंडीशन मतलब वो इलाज कराने जाते हैं लेकिन और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया, एक बीमारी का इलाज कराने जाते हैं 3-4 और ले जाते हैं। तो इस वजह से बड़ा एक हम जिस तरह हर गवर्नमेंट प्रेफरेंस देती है ना कि हमने हॉस्पिटल्स को ठीक करना है। PTI थी, उसने कहा जी सेहत इंसाफ कार्ड बनाया कि हमने इसको लेके इलेक्शंस में जाना है। अब इस वक्त निगरान सेटअप मौजूद है। अब निगरान सेटअप कभी जो VNL लग यही रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जाके कुछ सिस्टम को थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इसमें लोड और लोगों का रश और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि हर फैमिली के हर लोगों ने ऑलमोस्ट बीमार होते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल जाना होता है। हाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ें जो है बेहतर आ जाए, और अल्लाह करे कि इनके एक्शन लेने से कुछ चीज़ें अगर बेहतर होती है तो हो जानी चाहिए, ताकि सिस्टम को बेहतर हो सके, गरीब आवाम उसका इलाज हो सके। चूँकि जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा लेगा, नहीं करता ना कि सरकारी हॉस्पिटल जाए। वो ये जो दुख है ना ये गरीब अमीर का नहीं है, ये गरीब दुख गरीब का है जिसके पीछे सिफारिश कोई नहीं। आपको भी पता है, आप हॉस्पिटल में एक एक्सरे करवाने के चले जाएं, आपको 6 घंटे बाद एक्सरे 150 रुपये का आपका एक्सरे होगा। ठीक है, आप किसी अच्छे प्रोफेसर को आप वहाँ पे इतनी जल्दी जाके चेकअप नहीं करवा सकते, आपको जब तक आपका पीछे से रेफरेंस नहीं होगा। तो इसी तरह के हालात हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अल्लाह करे ये बेहतर हो। और एक इसमें अहम चीज़ ये है कि मैंने पर्सनली जो देखा कि हम जो सरकार के जो मुलाजिम हैं, जो हॉस्पिटल के मुलाजिम हैं, इनका दिल नहीं करता काम करने को। क्यों? ऐसा कि जैसे बाई फोर्स इनसे काम करवाया जा रहा है, हर डर में
बस। अच्छा, दूसरा ये भी तो एक वजह हो सकती है ना कि बहुत से डॉक्टर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो जब सुबह पेशेंट्स उनके पास आते हैं हॉस्पिटल में तो उन्हें रेफर किया जाता है कि आप शाम को हमारे क्लिनिक पर आएँ या उस फलां डॉक्टर के क्लिनिक पर चले जाएं तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा। तो ये क्या अपना भी कारोबार चमका रहे होते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते वहाँ पे हॉस्पिटल्स में बैठ के? देखिए, डॉक्टर्स की जानिब से ऐसे जो इंकशाफात हैं, ऐसी जो खबरें हैं सामने आती रहती हैं, इसमें कुछ हद तक सदाकत भी है। कुछ डॉक्टर्स करते हैं ताकि मतलब वो कुछ वो सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं इसी वजह से हैं कि एक उनके पेशेंट्स की रेशो बन सके, पेशेंट से रब्ता हो सके, फिर उसी को हम वो करवा सकें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वही हॉस्पिटल्स जो हैं ये चला रहे हैं, उसमें भी खासकर जो PGRs हैं जो कि अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, या HOs जो ड्यूटी कर रहे होते हैं। सम टाइम हमने भी अमूमन देखा है जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो अब तो अपनी सीटों पे भी जमा नहीं होते, वो आपको मिलते ही नहीं है। वो मॉर्निंग के टाइम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके बैठे होते हैं, अपने पेशेंट्स को वहाँ पे चेकअप करके दिल करे तो आ जाएँ, ना दिल करे तो ना आएँ। वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी इन लोगों की जानिब से जो है ये मुखालफत की जाती है कि बायोमेट्रिक होनी नहीं चाहिए। तो अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त बायोमेट्रिक जो है वो नहीं चल रही। बायोमेट्रिक ना चलने की वजह से कोई आए ना आए, सैलरी आपको उनको 1 माह के बाद मिल जानी है। तो उस वजह से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और ताकि ये सिस्टम और हालात जो है बेहतर हो सके। अच्छा, दूसरा बिलाल, अद्वियात की किल्लत का बड़ा जो है सामना करना पड़ता है, लोग परेशान भी होते हैं। कभी एंटीबायोटिक्स जो बच्चों के सिरप्स हैं उस तक नौबत आ गई है कि वो भी नहीं हमें हॉस्पिटल से मिल रहे होते हैं। कभी इंसुलिन की शॉर्टेज हो जाती है, कभी जो स्टंट्स होते हैं वो भी नहीं मिल रहे होते हैं। तो ये क्या वजह है? अद्वियात की किल्लत है या उनको फंड्स नहीं मिलते हैं या ये अपना जो अमला होता है उनकी नेग्लिजेंस है? देखें, इसमें 3-4 इम्पैक्ट हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि डॉलर की रेशो और फिर ये बाहर से इंपोर्ट बंद होने की वजह से और ये जो मामला था ना ये बड़ा था, मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी। एक तो ये इम्पैक्ट था। फिर दूसरा ये है कि सम टाइम मेडिसिन हो भी तो बाज़ औक़ात जो अमला है ना वो देता ही नहीं है। वो गरीब मरीज़ को कहता है नहीं, बाहरों लेके आओ। तो वो स्टंट सम टाइम पड़े होते हैं, वो डालते ही नहीं। अब PIC के अंदर स्टंट एक्सपायर हो गए, एक्सपायर उन्होंने डाल दिए। जब एक्सपायर नहीं हुए थे तब पेशेंट्स को डालें। अभी भी आप PIC में चले जाएं, आपको अगर सिफारिश नहीं है तो आप हार्ट अटैक के साथ भी गए हैं, हार्ट अटैक के साथ आप गए हैं ना, तो आपको वो हेपारिन का इंजेक्शन लगा के आपको स्टेबल करके वापस भी जो आ देंगे, चलें जी आप दोबारा होगा तो फिर आना, या आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ये रहती है। होना ये चाहिए कि इस पे चेक एंड बैलेंस हो, चीज़ आए, उसको कंप्यूटराइज सिस्टम हो। कंप्यूटर का ज़माना है। इन्होंने एक सिस्टम शुरू भी किया स्पेशलाइज्ड हेल्थ में कुछ मंथ पहले। अब मुझे नहीं पता वो अब कितना कामयाब है, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें हर हॉस्पिटल्स का पता चल जाएगा। जॉइंट हमने बना दिया है कि कहाँ पे कितनी इन्वेंट्री है, कौन सी मेडिसिन पड़ी है। अगर किसी के पास एक हॉस्पिटल में वो मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, वो दूसरे हॉस्पिटल से बायर कर लेना, उधार ले लें, बोरो कर ले, ताकि ये सिस्टम जो है ना टेम्प्रेरी चल जाए। तो वो एक सिस्टम इन्होंने बनाया था। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ रहते हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं की जाती बर वक्त। जब उनको पेमेंट्स नहीं की जाती तो फिर वो अपनी आगे जिन्होंने अपनी सप्लाई देनी होती है वो नहीं देते। कल मोहसिन नकवी साहब ने डायरेक्टर फिनांस सर्विसेज अस्पताल को इसी वजह से उतारा कि 7 माह से उसने जो जनरेटर को ठीक करता है उसकी पेमेंट नहीं की। अच्छा। लेकिन ना जुल्म और ज़्यादतियाँ इंतहा को जब इस वजह से पहुँचती हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं आपसे पैसे मांगते हैं, उनकी लायबिलिटी है, उनके पैसे नीचे लगे होते हैं, डायरेक्टर फिनांस या कुछ और लोग जब हर्डल्स क्रिएट करते हैं या समहाउ किसी भी तरीके से खाने के लिए कुछ ना कुछ, तो वो नहीं देते, तो उनको पैसे नहीं देते। उनको पैसे नहीं देते, वो अगर सप्लाइयाँ नहीं देते। जब सप्लाइयाँ नहीं देते, मुतासिर कौन होता है? एक मरीज गरीब आम बंदे को। फिर वो कहता हूँ अमीर आदमी की ये इशू नहीं है, ये इशू है गरीब आदमी का, मतवसत तबके का, जो हॉस्पिटल में जाके जिसकी ये ख्वाहिश होती है मैं जाऊँ कि मुझे 500-600 रुपये की इंसुलिन मुफ्त में मिल जाए। तो जब उसको नहीं मिलती वो 2 से 3 चक्कर लगाता है, वो बेचारा फिर मेडिसिन इस्तेमाल करना छोड़ देता है, या किसी से उधारे पैसे लेके या पैसे मांग के फिर अपनी वो मेडिसिन पूरी करता है। आपको पता है कि इस वक्त मेडिसिन की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, एक जो मेरा ख्याल है मिडिल क्लास तबका ना, उसके लिए भी मेडिसिन अफोर्ड करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो फिर ये जो गरीब आदमी जिसकी इनकम ही 30-40 हज़ार से अगर कम है, तो उसको अगर पर मंथ 5-10 हज़ार की मेडिसिन खरीदनी पड़ जाए तो बकाया वो घर का सिस्टम या चूल्हा किस तरह चलाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। गवर्नमेंट्स को चाहिए, निगरान सेटअप को चाहिए, मिनिस्टर्स को चाहिए कि चीज़ों को सिंसियर हो के इस डिपार्टमेंट को ले। ये देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये सीरियस स्टेप लें, करना चाहें
ये किकबैक्स ख़त्म करें। अच्छा। तो ये मामलात इनको ये हल कर सकते हैं अगर आवाम की फलाह के लिए आए। अगर इन्होंने इसी तरह गोंगलों के ऊपर कहते हैं मट्टी झाड़नी है, हाँ। सिर्फ विजिट्स करने हैं, अपने बंदों को लगाना है, अपने इंटरेस्ट लेने हैं, तो फिर तो ये सिस्टम नहीं होगा। फिर अवाम का तो नहीं सोच रहे हैं। एक अगर आप बंदे को हटा के अपना बंदा अगर लगा देंगे तो उसने आके काम तो नहीं करना, उसने कहा जी मेरे पीछे बड़े हाथ है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना, वो फिर अगली गवर्नमेंट आगे उसको उतारेगी। एक्चुअली होता ये है, एक गवर्नमेंट लगा देती है और दूसरी फिर आगे खारबाजी के अंदर वो फिर जो है ना उसको उतार देती है। तो उसकी वजह से कि सिंसियर जो कैपेबल आदमी हैं उनको उनकी सीट्स पे लगाया जाए ताकि सिस्टम को बेहतर किया जा सके। अच्छा, दूसरा मैं जल्दी इस पर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। जो हेल्थ कार्ड है उसके बारे में पिछले दिनों बड़ा सुना जा रहा था कि शायद वो ख़त्म कर दिया गया है या उसके ऊपर अब इलाज नहीं होगा, तो क्या इसकी कोई अपडेट्स आई हैं? अपडेट्स यही हैं, गरीब आदमी फिर पिछले है। निजी हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ के पे पहले ये होता था आप कार्ड लेके जाती थी, हाँ। आपका इलाज हो जाता था। अब उन्होंने कह दिया है कि जिसकी इनकम 65,000 रुपये से कम है वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो जो भी उसका बिल बनेगा उसका 30% उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, खुद से पहले पे करना पड़ेगा? हाँ जी। अगर सपोज आपने कोई ऑपरेशन करवाया, आपके 10,000 बने हैं, हाँ। तो आपको 3,000 रुपये पे करना पड़ेंगे। ठीक है। फिर आपका ऑपरेशन जो है ना वो होगा और 7,000 रुपये सेहत इंसाफ कार्ड से जाएंगे। तो सरकार में तो ऑलरेडी मुफ्त है, तो सरकार में तो कार्ड उन्होंने बिल्कुल मुफ्त किया ना। उसमें वो ये कहते हैं जी हमारा बिला तातुल कार्ड जो है वो चल रहा है, वो सरकारी अस्पतालों में चल रहा है, वो कार्ड ना भी होगा तो आपका जो है ये ऑपरेशन वगैरह हो जाएंगे। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है कि 65,000 से कम वाले जिनकी इनकम है वो 30,000 रुपये दे के जो अपना इलाज है वो करवा सकेंगे। तो उस वजह से काफ़ी जो गरीब लोग थे जिन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर अपनी आँखों के ऑपरेशन करवाए थे, अपनी हर्निया के ऑपरेशन करवाए थे और दूसरे ऑपरेशन करवाए थे, हार्ट के बड़े इस पर ऑपरेशन हुए थे, गरीब लोगों ने अपनी सी सेक्शंस और नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा इस पर यूटिलाइज़ करवाया था। तो वो ये एक अच्छा इकदाम था गरीब मरीजों के लिए जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से ख़त्म हुआ है और सरकार में चल रहा है। लेकिन इसमें वो कोई करप्शन का केस भी आया था, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से हुआ था। देखें उस पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत हैं जावेद अकरम साहब, उनकी जानिब से कहा यह गया था कि हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कार्ड का यूज़ किया है। देखें अगर किसी ने कोई करप्शन की है, अननेसेसरी यूज़ किया तो आप उसको पकड़ें। एग्जैक्टली, हाँ। ना कि आप कार्ड यूज़ करें, उस फैसिलिटी को कम आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें पता है वो कौन है, आपको पता है तो फिर आप उनको पकड़ें, ना कि आप कार्ड पे गरीब मरीजों के लिए आप पाबंदियां लगाएं। करप्शन उन्होंने की, हॉस्पिटल वालों ने या डॉक्टर्स ने। उसके नताइज कौन भुगत रहे? अवाम। एक गरीब आदमी भुगत रहा है जिसके लिए एक सहूलत दी गई थी, फ्री सहूलत उसके लिए थी कि जनाब वो इस कार्ड के ऊपर अपना इलाज करा सकता है, लेकिन अब उससे वो भी ले ली गई है क्योंकि अगर उसने इलाज कराना है तो उसको 30% वो पे करना पड़ेगा, फिर ही उसका इलाज मुमकिन हो पाएगा। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जितनी भी जनाब हस्पतालों की सिचुएशन थी, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस पर हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।